नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर जंगली जानवरों और इंसानों के बीच का जो द्वंद्व है, जो टकराव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आए दिन रिहायशी इलाकों में हाथी और भालू किसी पालतू जानवर की तरह घूमते हुए नजर आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इंसानों और जंगली जानवरों के संघर्ष में हर साल करीब 400 लोगों की मौत हो जाती है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, सवाल पूछेंगे, छत्तीसगढ़ में इंसानों और जंगली जानवरों में आखिर टकराव क्यों बढ़ रहा है और हाथियों के नाम पर करोड़ों खर्च, फिर भी लोगों को राहत क्यों नहीं। जामवंत योजना के बावजूद रिहायशी इलाकों में भालू कैसे और क्यों घुस रहे हैं। कैंपा मद का सही तरीके से क्यों इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, और सवाल यह भी कि जंगलों में इंसानों के दखल से क्या ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ ही हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान का पैनल भी, लेकिन उससे पहले इसी पर एक रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें आपके लिए बेशक सोशल मीडिया की किसी वायरल वीडियो की तरह हो, लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए जिनके घरों के आसपास ये घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रिहायशी इलाकों में हाथी और भालुओं का दिखना अब रोजमर्रा की बातें हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाथी और भालुओं का खौफ सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 380 से ज्यादा हाथी और 10,000 से ज्यादा भालू हैं। हर साल जंगली जानवरों के हमले में छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव बढ़ रहे हैं और जंगल का रकबा घट रहा है। जंगल की अंधाधुंध कटाई और फलदार पेड़ों की कमी से दिक्कतें बढ़ रही हैं। भोजन की तलाश में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गजराजों का आतंक तो है ही, भालुओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये स्थिति तब है जब छत्तीसगढ़ में इंसानों और भालुओं में टकराव को रोकने के लिए जामवंत जैसी योजनाएं तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान लाई गई थी। जानकारी के मुताबिक 2014 में छत्तीसगढ़ में जामवंत योजना लाई गई थी। मकसद इंसानों और भालुओं में टकराव को रोकना था। प्रभावित जिलों में हेल्थ सेंटरों की संख्या बढ़ाई जानी थी। भालुओं के लिए जंगलों में भोजन की व्यवस्था की जानी थी। योजना के तहत जंगलों में बेर, महुआ जैसे पेड़ पौधे लगाए जाने थे। योजना के तहत ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जागरूक बनाया जाना था। जामवंत योजना के लिए कैंपा मद से करोड़ों के फंड की व्यवस्था की गई। जामवंत योजना के बावजूद भालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हर साल कई लोग भालू के हमले में मारे जा रहे हैं। मरवाही और कांकेर सहित 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में भालुओं का आतंक है। तो तमाम कोशिशें महज कागजी साबित हो रही हैं और आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों आधा से ज्यादा जिलों में जंगली जानवरों का आतंक है। अब सवाल ये है कि इसका कसूरवार आखिरकार कौन है? इंसानों की बस्ती में घुसने वाले बेजुबान जानवर या माया के मोह में जंगलों का सफाया करने वाले इंसान, जो इन बेजुबानों का घर उजाड़ कर इन्हें इंसानी बस्तियों में घुसने को मजबूर कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। कोशिशें कई बार की गई कि इस तरह की परिस्थिति से बचा जाए, इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक जमीन पर बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर सवाल ये कि क्या इंसानी दखल जंगलों में ज्यादा बढ़ गया है या फिर जंगली जानवरों का दखल ही इंसानी बस्तियों में हो रहा है। इस पर बातचीत करते हैं और बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से परिचय करा दें। इस वक्त वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता KS चौहान साहब है। चौहान साहब, आपका भी स्वागत। और कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी भी मौजूद है। रुपेश जी, आपका भी स्वागत। रुपेश जी, देखिए, चुनावों से पहले हर तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है। पहला सवाल मेरा आपसे ही है, तमाम कोशिशें हो रही हैं, जातिगत समीकरण बैठाए जा रहे हैं, आदिवासियों को साधने की कोशिश हो रही है, युवाओं को, महिलाओं को साधा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो समस्या है, चाहे वो गजराजों की हो या फिर जामवंत की हो, ये बहुत ज्यादा है और तमाम लोग इससे प्रभावित हैं। सरकारी स्तर पर तमाम जो कोशिशें हैं वो कागजों तक ही सीमित क्यों दिखाई देती हैं? जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से 15 वर्षीय कार्यकाल में रमन सिंह की कार्यकाल थी, भाजपा की कार्यकाल थी, उन्होंने जामवंत योजना बनाया और जामवंत योजना के अंतर्गत जो जो प्रावधान करने थे वो प्रावधान आज के धरातल में कहीं दिखने की स्थिति में नहीं थी। जिस प्रकार से नान घोटाला हुआ, चिटफंड घोटाला हुआ, उसी प्रकार से जामवंत योजना भी घोटाले की भेंट चढ़ गई।
राजनीतिक बातें नहीं है, लेकिन ये धरातल पर सच्चाई है। और उसके बाद जिस प्रकार से हाथियों के आतंक को से आम जनता को बचाने के लिए लेमरू प्रोजेक्ट जो था, जिसे भाजपा कार्यकाल में बहुत कम रकबे इस पे बनाया गया था, उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद लेमरू प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, ताकि हाथियों से आम जनता के फसलों को, मकानों को, जन धन की हानि को रोका जा सके। और छत्तीसगढ़ सरकार निश्चित रूप से आम जनता के साथ साथ वन्य प्राणियों के भी रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। और तो और आज जो भालू और जो हाथी हैं और जो वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, उसका एकमात्र कारण केंद्र सरकार द्वारा कोल खनन के लिए जो अनुमति दी गई है, जिसके कारण जंगलों की कटाई अनुमति देकर के जंगलों की कटाई हो रही है, जिसके कारण वहां जो रहने वाले जंगली जानवर हैं, हाथी है, भालू है या अन्य जानवर हैं, वो रहवासी इलाकों में आ रहे हैं, जिससे मानव की हानि, मानव और जनधन की हानि हो रही है। कहीं ना कहीं ठीक है, इसमें रुपेश जी ठीक है जी, चौहान साहब से इस पर जवाब लूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन ये कि आपने तो अपनी सफाई में अपना दामन पाक साफ बता दिया और बता दिया कि पिछली सरकारों में घोटाला हुआ और आपने तो बाकायदा इस पर काम ही किया है, लेकिन जामवंत योजना का क्या हुआ, या फिर और दूसरे मामलों में आपकी तरफ से क्या एफर्ट किए गए? देखिए, जामवंत योजना अगर आपके हिसाब से ये करप्शन की और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, तो आपने इसमें सुधार क्या किया? जामवंत योजना के बारे में बताने से पहले मैं लेमरू प्रोजेक्ट, जो हाथियों का भी बहुत बड़ा दल, वो आपने बता दिया, हाथियों के लेमरू प्रोजेक्ट हमने बढ़ाया। और जामवंत प्रोजेक्ट योजना के लिए भी एक समग्र कार्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है, लेकिन एकदम से किसी भी लेमरू के बारे में भी आप जो बात कह रहे हैं, उसका जमीन पर असर क्या? रकबा बढ़ा दिया, लेकिन हाथियों का जो हमला है वो रुक नहीं रहा, मौतें लगातार हो रही है, यहां तक कि हाथियों की भी मौतें हो रही हैं, ये आप जानते हैं जमीन पर। लेकिन के.एस. चौहान साहब, रुपेश साहब को आप सुन रहे हैं, आपके वक्त में ये योजनाएं बिल्कुल दम तोड़ रही थी, यहां तक कि भ्रष्टाचार की भी भेंट चढ़ गई और मौजूदा सरकार बेहतर काम कर रही है। रुपेश जी के मुताबिक तो मौजूदा सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसका तो एक भी उदाहरण उन्होंने पेश नहीं किया, सिर्फ कमजोरियां बताई हैं। तो मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 2014 में कितना करोड़ फंड विधानसभा में पारित किया गया था, मेरे को बस एक बता दीजिए। आपको ये मालूम है ना कि हमने मतलब उसमें अच्छे से प्रोजेक्ट में फंडिंग नहीं लगाई है और एक भी रुपए हमने नहीं करा है, तो मेरे को आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 2014 में कितने करोड़ फंड हुए थे पास, बताइए। 2014 में चौहान साहब आपकी सरकार थी, आपने जामवंत योजना लागू की और जामवंत योजना में जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के आपको जवाब देनी चाहिए। किस प्रकार से आपने भालू के लिए काम किया और किस प्रकार से आपने हाथी के लिए काम किया। आप क्रॉस क्वेश्चन करके अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप बताइए आपकी सरकार ने क्या किया। बस हो गया, आपका पता चल गया, पूरे दर्शकों को भी पता चल गया। 152 करोड़, दर्शकों को पता नहीं चलना। आप बताइए, आप अपनी सच्चाई बताइए, किस प्रकार से चिटफंड घोटाला किए। अब जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए चढ़ाया। रुपेश जी, चौहान जी की बात पूरी होने दीजिए। अब चिटफंड में आ गए हैं खालिद साहब। अभी मैं ये बता दूं कि 152 करोड़ रुपए विधानसभा में पास हो गए खालिद साहब। 2015 और 16 में 5 करोड़ 44 लाख रुपए लगाए जाते हैं फलदार वृक्षों के लिए और ठीक है, हाँ, फलदार वृक्षों के लिए, और 2 करोड़ 40 लाख रुपए वहां पर जल प्रपात के लिए लगाए जाते, मतलब पानी की व्यवस्था के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2018 आता है खालिद साहब, सिर्फ बंदरबाट होता है और धरातल में कुछ भी चीजें नहीं पहुंचती है। अरे ये तो इंसानों का पैसा खा गए हैं। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि जामवंत योजना में घोटाला हुआ, वो तो आपको बता रहे हैं कि आपने पैसा तो आवंटित कर दिया, लेकिन जमीन पर आया नहीं, फलदार वृक्ष स्थित कागजों में लग गए, जमीन पर नहीं लगे, इसीलिए भालू आ रहे हैं बस्तियों में। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका असर भी देख लीजिए ना, उसका असर देख लीजिए कि 35% हादसे बढ़े हैं 2018 के बाद। ठीक है, क्यों? ठीक है, क्यों बढ़े? क्योंकि वहां पर उस समय फलदार वृक्ष थे, वहां पैसा लगा हुआ था
इस वजह से वहां पर था 35%। आप ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं क्योंकि रुपेश जी बार बार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आप पर तंजिया हंसी हंस रहे हैं वो, लेकिन मैं आपका जवाब लूं उससे पहले अजय दुबे जी, दोनों तरफ से दावे और प्रतिदावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या यह सच्चाई नहीं है कि वो स्थिति नहीं दिखती जो होनी चाहिए, चाहे वो लेमरू प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो जामवंत प्रोजेक्ट की बात हो, या पैसों का आवंटन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां और स्थितियां बदलती नहीं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दावे प्रति दावों में जो एक विरोधाभास है कि एक पक्ष का अच्छा कहना है, दूसरा विरोध है। मुझे लगता है कि ये दोनों पक्षों को ये समझना होगा कि वाइल्ड लाइफ के मुद्दे की बहस है, इसमें राजनीतिक दावपेच की जरूरत नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो जामवंत प्रोजेक्ट है वो 1997 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अविभाजित मध्य प्रदेश में शुरू किया था। शहडोल से लेके सरगुजा और कोरबा के बेल्ट का ये था, और बिलासपुर में इस बेल्ट में काफी भालू हैं। दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक दलों के लिए जो एक अपने जो घोषणा पत्र बन रहे हैं उसमें पर्यावरण और जंगल संरक्षण के मुद्दे अब शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी की जिंदगी को इस पर अजय दुबे जी, छत्तीसगढ़ की जब बात होती है तो वहां पर जो वन संपदा है और वन क्षेत्र जो है उसके हिसाब से क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? क्योंकि बहुत बातें होती हैं, लेमरू प्रोजेक्ट की बात होती है, जामवंत योजना की बात होती है, वन संरक्षण की बात होती है, लेकिन क्या वो वाकई अमल में आती है और उस हिसाब से रोड मैप बन पाता है जैसा बनना चाहिए? मुझे इसमें कमियां दिख रही हैं, जैसे कि हाथी के प्रबंधन के संबंध में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्रोजेक्ट बनवाया था वर्तमान सरकार ने, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है, उसमें हाथियों के मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। तो ये चीज मौजूदा सरकार के वक्त में ज्यादा हो रही है या दोनों ही सरकारों में ऐसी परिस्थितियां रही हैं? इनका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मेरे ख्याल से दोनों सरकारों में परिस्थितियां हैं, क्योंकि हाथी को ये बिल्कुल नहीं पता कि सरकार किसकी है। हाथी को बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा विधायक है, कौन सी पार्टी का सांसद है। हमें तो इस समस्या को ये देखना है कि जो वाइल्ड लाइफ की जो समस्या है वो बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हाथी का कॉरिडोर है, पुराना कॉरिडोर है। इस लैंडस्केप में जब हाथी की मूवमेंट चलती है तो ये जो 4-5 राज्य हैं इनको बैठना चाहिए, भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। हाथी आज छत्तीसगढ़ में, कल वो मध्य प्रदेश में आता है, तो हर जगह के नागरिकों की, हाथियों को राज्य की सीमा नहीं पता है। हाथियों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक विचारधारा को अलग रख के कितना अलग पार्टियों अमल कर पा रहे हैं, कितना बेहतर इम्प्लीमेंटेशन उन योजनाओं का कर पा रहे हैं जो हम जब ग्राउंड लेवल पर बातचीत करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, एक वृहद योजना पर बातचीत तो हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं ढाक के 3 पात क्यों नजर आता है? रुपेश जी, आपने तमाम बातें कही और चौहान साहब ने भी आपसे सवाल पूछा, लेकिन मेरा उसके साथ साथ आप उस पर जवाब दीजिए। लेकिन साथ ही यह भी सवाल है कि अगर आपको पता है कि जामवंत योजना घोटाले की भेंट चढ़ गई या फिर लेबरू योजना में भी चीजें सही नहीं थी और वहां पर भी घोटाला हुआ, 5 साल होने जा रहे हैं, इन घोटालों का पता लगा पाए क्या? कोई किसी को पकड़ पाए क्या? अगर घोटाला हुआ है तो सिर्फ कह देने भर से थोड़ी हो गया, कोई ना कोई आरोपी होगा, कुछ लोग संलिप्त होंगे। घोटाले से मतलब जिस प्रकार से चौहान जी अभी तमाम तरह की योजनाएं बता रहे थे, पानी के लिए हमने व्यवस्था किया, फलदार वृक्ष लगाए, तो 4 साल में कोई फलदार वृक्ष तो फल तो देना प्रारंभ कर नहीं देंगे। इनकी कार्य योजना जो बनी और इन्होंने जो राशि खर्च किए, उन राशियों का धरातल पे आज कहीं भी उसका लाभ ना तो जानवर को मिल रहा है, तो वही बात हो गई। चौहान साहब, पैसे तो आवंटित हुए लेकिन वो ग्राउंड पर पहुंचे ही नहीं। मतलब फलदार वृक्ष कागज में लग गया लेकिन उस इलाके में नहीं लगा। रुपेश जी कह रहे हैं, हालांकि उन पर भी यही सवाल उठता है, उन पर भी यही सवाल बनता है, मैं उनसे भी जवाब लूंगा, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। खालिद साहब, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता चलेगा कि कितनी घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 35% जो घटनाएं हैं वो 2018 के बाद बढ़ी हैं। तो जवाब दीजिए रुपेश जी, जवाब दीजिए। मतलब क्या हुआ? सेम सवाल तो आपसे भी है ना कि हाँ, फलदार वृक्ष लगे कि नहीं लगे, और लगे तो सिर्फ कागजों पर तो नहीं, और अगर लग भी रहे हैं तो फिर घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? यदि इनके द्वारा जो राशियों का प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत कार्रवाइयां होती
और उसका धरातल पे इम्प्लीमेंट होता तो जो घटनाएं नहीं मैं तो होती। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अब आपका पूरा का पूरा एक कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इनका काम अच्छा नहीं था, जनता ने इनको उसी हिसाब से वोट दिया, उसी हिसाब से नतीजे आए। अब आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिला, आपने कितना पकड़ा और कितना ग्राउंड पर काम किया, जो गलतियां हुई, जो घोटाले हुए, उनको कितना उजागर किया? सबसे पहले चाहे जानवर हो या व्यक्ति हो, उनके साथ जिस प्रकार से जानवर हाथी हो या भालू हो, उनके लिए जो मानव की गतिविधियां होती है वो भी उनके लिए खतरे का बनता है। लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में हाथ से हाथ धरे बैठे, जैसे दुबे जी ने बताया कि केंद्र सरकार को भी एक योजना बना करके राज्य सरकार को उसमें सहयोग। ठीक है, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी। और चौहान साहब आपका जवाब चाहूंगा कि खनिज के लिए, कोयला आवंटन के लिए भी बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये बार बार हाथियों के बारे में कहा जाता है कि इतनी ज्यादा माइनिंग हो रही है, इतनी ज्यादा वहां पर लगातार खनिज के लिए जंगलों में बहुत ज्यादा खदानें खोदी जा रही हैं कि हाथी भटक करके रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। खालिद साहब, 1958 हेक्टेयर लेमरू प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व था, ठीक है। उसके बाद कम होता है कांग्रेस की सरकार में, और इसके खिलाफ खुद टीएस सिंहदेव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर धरना देते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं जल्दी पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई चाहूंगा। रुपेश जी जल्दी इस पर जवाब दीजिए क्योंकि फिर अजय दुबे जी के पास जाना है। लेमरू प्रोजेक्ट के लिए टीएस सिंहदेव जी विरोध नहीं किए थे, टीएस सिंहदेव जी ने विरोध किया था वन की कटौती पर, ठीक है, और वनाच्छादित प्रदेश है, वनवासी रहते हैं, उनके हितों पर उपराघात हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। वन कटौती हुई थी, आज वन को काटने की अनुमति फॉरेस्ट से केंद्र सरकार न दे, निश्चित रूप से जो जानवर हैं वो नहीं, लेकिन स्पेसिफिक जो आप जो दावा कर रहे थे, आप जो तथ्य पेश कर रहे थे कि लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर के उनकी आपत्ति थी, कम से कम आप ये मान रहे हैं ना कि सीधे तौर पर लेमरू प्रोजेक्ट पर उन्होंने सवाल नहीं उठाए थे? चौहान साहब जी, सीधे तौर पर ना सुनिए, लेमरू प्रोजेक्ट पे उन्होंने सवाल उठाए थे। दूसरी बात यह है, जो आवंटन हुआ था मेरी जो जानकारी है, वन आच्छादित जो वहां पर उसकी कटाई हो रही है, जो रुपेश जी कह रहे हैं, मेरी जानकारी तो ये ठीक है। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले अजय दुबे जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, वहां पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। अजय दुबे जी, एक स्थिति यह भी है ना कि हम बार बार ये कह देते हैं कि जंगली जानवर इंसानी बस्तियों में आ रहे हैं, बार बार कह देते हैं कि हाथी जो है वो गांव में आ गए, भालू किसी बस्ती में आ गए। असल स्थिति क्या इसके बरक्स नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके इलाके में ज्यादा जा रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विकास ने जो भी सफलता हासिल करी है, विकास प्रगति ने डेफिनेटली जंगलों के ऊपर उनके कत्लेआम के करी है। बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, जंगली जानवरों का रहवास छीना है। हमें इंसान और जंगली जानवर के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। एक पॉइंट तो ये भी है ना अजय दुबे जी कि आमतौर पर जब भी कोई वन्य जीव रिहायशी इलाके में आता है तो वो खाने की तलाश में आता है, ये तो कंफर्म है। शॉर्ट में जवाब चाहूंगा। तो इसका अर्थ है कि जंगल से जो पलायन हो रहा है, जंगलों की स्थिति खराब है, जंगलों में अवैध खनन हो रहा है, जंगल की अवैध गतिविधियों से जानवर को पलायन करना पड़ता है। इस पे एक मुझे लगता है सरकार को एक्शन प्लान लेके नीचे उतरना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन प्लान बनते तो हैं, देखिए एक्शन प्लान की जब बात होती है बनते तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अजय दुबे जी, तमाम जो पॉइंट्स आपने रखे इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और बाकी चौहान साहब और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के इतनी स्थिति है कि समस्या हमारे सामने है, समाधान पर बातें भी बहुत होती हैं, लेकिन उस समाधान पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, जमीन पर काम नहीं होता है।